यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। बढ़िया। कुछ बताइए अपने बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या क्या की है, कब पढ़ाई की थी, कब कौन सा डिग्री किया, थोड़ा बताइए। सर, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एमडीयू and हम्म। after that I have done my post graduation and B.Ed also from MDU हम्म। and I have NET qualified in 2019, December 2019. तो दिसंबर 2019 यू क्वालिफाइड नेट जेआरएफ, हाँ? Yes sir. ओके, सो व्हाट यू हैव नहीं, बीन जे डूइंग आर आफ्टर? नॉट JRF सर, नो ओनली प्रॉब्लम। नेट। ओके 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 ओके, सो व्हाट यू हैव बीन डूइंग आफ्टर 2019? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग जॉब। ये टीचिंग सारी जॉब। सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हाँ सर दिए हैं मैंने। ओके, आपने तो सारे एग्जाम दिए, सो जस्ट तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं पढ़ा भी रहे हो, कहीं जॉब भी कर रहे हो? नहीं सर, मैं तैयारी कर रही हूँ। तैयारी ही कर रहे हो। यस तो सर। आपने नेट क्वालिफाई किया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना नहीं चाहते? सर बनना चाहती हूँ, मैंने दिए भी हैं एग्जाम। हम्म। अपॉर्चुनिटी सर, कुछ ऐसा हो गया, डॉक्यूमेंट के क्वालिफाई हो गया था सर, रिटर्न हम्म। यूपी का दिया था मैंने, UPPSC GDC का। हम्म। और सर डॉक्यूमेंट में भेजने में थोड़ी कमी रह गई सर, तो फिर उसकी वजह से इंटरव्यू के लिए कॉल उन्होंने नहीं दी। ओके। जी सर। सो आप अगर पीजीटी बनते हैं तो क्या आप मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे बच्चों को? यस सर। तो गवर्नमेंट स्कूल में कौन सी किताबें लगती हैं, आपको पता है? सर गवर्नमेंट स्कूल में सर हरियाणा, अब जैसे कि मैंने अब HPSC के लिए मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो हरियाणा बोर्ड में तो हरियाणा बोर्ड की ही बुक लगती है सर। तो हरियाणा बोर्ड की आपने कॉमर्स की बुक पढ़ी है? सर मैंने कॉमर्स की सर DK गोयल की पढ़ी है, ज्यादातर DK गोयल ही प्रीफर करते हैं स्कूलों में। आपके स्कूल में भी वही पढ़ते पढ़ते थे, हाँ? यस सर, मैंने DK गोयल ही तो पढ़ी है। अगर आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो वहां पे आप डीके गोयल प्रेस्क्राइब करोगे या जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है वो प्रेस्क्राइब करोगे? नहीं सर, मैंने NCERT भी पढ़ी है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करी है, तो मैंने NCERT भी करी है सर। एनसीईआरटी पढ़ी है? सिलेबस तो सेम ही होता है हाँ सर। तो एनसीईआरटी में 12th क्लास में कितने चैप्टर हैं? सर NCERT में सर ऐसे तो मैंने काउंट नहीं किए, ओके, कुछ सॉरी सर। चैप्टर्स के नाम बताओ। सर जैसे अकाउंट में तो हमारे ये क्या कहते हैं, बैंक रिकंसाइलेशन हो गया 11th अकाउंट में सर। और बिल ऑफ एक्सचेंज तो सर अब रिमूव कर दिया है सर ये तो। और आपको ये भी पता है रिमूव कर दिया? क्या होता है बिल ऑफ हाँ एक्सचेंज? जी सर, बिल ऑफ एक्सचेंज सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है सर। हम्म। जैसे कोई भी जैसे सर हम जैसे सर मैं कोई सेलर हूँ और मैं अपना गुड्स किसी को सेल कर रही हूँ, तो हम्म। उसके लिए सर जैसे सिक्योरिटी रहे, उसके लिए मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर मैंने क्रेडिट सेल किया है तो उसके हम्म। लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है सर, वो बना लेते हैं, हम्म। जिससे हमें उससे श्योरिटी रहती है अपना, कि भाई 3 मंथ के लिए हमने वो बना दिया, जैसे कितने भी मंथ के लिए बना सकते हैं, पर फिर थ्री क्या जैसे काम मान आएगा वो लो। बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, मान लो उसको रखे रखेंगे हाँ तीन जी। महीने नहीं सर, उसके बिहाफ सर ये नेगोशिएबल है, हम इससे डिस्काउंट भी कर सकते हैं सर बैंक से। ये कैसे करेंगे, मतलब नेगोशिएबल थोड़ा है, हम समझाइए। किसी इसे किसी भी बिहाफ पे हम इसे दे भी सकते हैं, किसी दूसरे उसको सर, अपने पेमेंट के बदले अपने क्रेडिटर को भी सर। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्लियर नहीं बता पा रहे। कमर्शियल पेपर क्या होता है? सर कमर्शियल कमर्शियल पेपर सर, सर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है ये। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट भी होता है। इससे क्या होता है, रेपुटेड जो कंपनियां होती हैं वो अपना वो इशू करती हैं सर, कमर्शियल जो
कमर्शियल पेपर होते हैं वो इश्यू मनी करती है मार्केट क्या इससे। होता है? सर मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर के लिए सर, जो फाइनेंस हम कोई भी कंपनी वगैरह है आपस में फाइनेंस का रेज करती है सर। तो कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल बताइए। सर जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गई सर, और कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। सब ब्लैंक हो रहा है, सब कुछ अच्छे से आता है सर। कैपिटल अब मार्केट बहुत क्या होता है? नर्वसनेस हो रही है सर। कैपिटल मार्केट में सर लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स सर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स शेयर्स और इन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है? किसमें सर? शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सर शेयर सर, इक्विटी शेयर तो सर, जो इक्विटी शेयर होते हैं उनमें हमें, जैसे सर हम प्रीफरेंस शेयर के उसमें बताती हूँ सर। प्रीफरेंस शेयर में हमें प्रीफरेंस होती है वाइंडिंग अप के टाइम पे भी, हम उसमें पहले हमें राइट होते हैं अपने पैसे वापस लेने का, और उसमें सर डिविडेंड फिक्स होता है प्रीफरेंस में। इक्विटी शेयर में हमारा वो जो डिविडेंड हमें मिलता है वो भी फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर में हमें डिविडेंड वो और प्रॉफिट राइट्स में क्या होते हैं। डिफरेंस होता है? सर प्रॉफिट में तो सर डिविडेंड तो शेयर होल्डर के लिए होता है सर, जो हम्म। इन्वेस्ट करते हैं, जो अपनी कैपिटल लगाते हैं, हमें उस पे मिलता है सर। और जो प्रॉफिट होते हैं वो हमारे किसी भी जैसे हम अपने जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी उस बिजनेस से कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट लॉस जो होते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर वगैरह। नहीं तो आप बता, मतलब एक कंपनी जो है वो उसका जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड होगा, मतलब उसको डिविडेंड बोलेंगे, उसको प्रॉफिट बोलेंगे? मान लो एक कंपनी ने 100 रुपए का रॉ मटेरियल लेके और उसको प्रोसेस करने में 50 रुपए लगाया, मतलब 150 रुपए टोटल कॉस्ट लगा। दो हाँ सौ जी। रुपए में उसने सेल कर दिया, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यस सर, ये प्रॉफिट हुआ सर। तो फिर डिविडेंड क्या होगा? सर डिविडेंड तो उसमें फिर डिविडेंड तो सर जैसे जो प्रॉफिट सर, जो मैं सर जितना मुझे पता है डिविडेंड जैसे शेयर होल्डरों को मिलता है। डिविडेंड जो होता है उसका पार्ट जो प्रॉफिट का, मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, जैसे कुछ परसेंटेज होती है जो डिविडेंड के रूप में दी जाती है, और कोई जरूरी भी नहीं है हर कंपनी में दी भी जाए। उसे रिटेन अर्निंग के रूप में भी रख सकते हैं सर। और मतलब उसका प्रॉफिट का एक पार्ट ओके, होता है। ये बताइए, रिटेन्ड अर्निंग लायबिलिटी है, एसेट है? सर लाइबिलिटी है। लायबिलिटी है। हाँ जी सर। 1% कंपनी क्या होता है? सर 1 पर्सन कंपनी, इसमें सर ओनली 1 पर्सन ही इसमें रजिस्टर करता है सर एज ए कंपनी के रूप में। जैसे कंपनी एक्ट 2013 के अंडर ओनली 1 पर्सन ही इसमें शेयर तो होल्डर वन और जो पर्सन भी। कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस रह गया फिर? सर प्रोप्राइटरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसमें कोई उसके लिए सर ये नहीं है कि भाई जैसे 1 पर्सन कंपनी को 2013 के अंदर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना ही, चलो वो तो इनकॉर्पोरेट करना ठीक है, ही होगा। डॉक्यूमेंट्री काम हो गया, रजिस्ट्रेशन का ही डिफरेंस, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता? सिर्फ रजिस्टर करना ही एक डिफरेंस है? नहीं सर, इसमें इसकी जो लाइबिलिटी होती है सर, इसमें प्रोप्राइटर में सर अनलिमिटेड होती है और इसमें लिमिटेड होती है सर, 1 पर्सन कंपनी में सर। ओके। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1% कंपनी सेम टाइप है? सर प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी सर, सर कोऑपरेटिव नहीं सोसाइटी सर क्या ये होता है? ओके ओके, क्या कोऑपरेटिव सर? सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी सर ये कोऑपरेटिव एक्ट
सर रिकॉल नहीं हो रहा कौन सा ओके, कोऑपरेटिव सिड सर, भी। इसमें ना अच्छा, कुछ। स्क्रीन स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ये क्या होता है? सिड बी सर। क्या है ये? नाम सिड बी, सुना है कभी? ये सर डेवलपमेंट बैंक है सर, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर ये हम्म 90, ये सर 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी सर। अच्छा, फिर क्या काम है इसका? स्टेब्लिश तो हो गई, काम क्या करती है ये? जी सर, सर ये स्मॉल वो शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म लोन प्रोवाइड करती है सर। किसको? सर ये जो स्मॉल सेक्टर कंपनीज होती हैं, और इन्हें जो हाँ सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, तो वो ठीक है, स्मॉल ये सेक्टर, कंपनीज को रूरल लोन प्रोवाइड इंडस्ट्री, करती रूरल है। इंडस्ट्री होती हैं सर जो। ठीक है, ये लोन प्रोवाइड करती है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? सर सिडबी के पास सर, हम्म सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ये सर नाबार्ड से शायद रिलेटेड सर, ये रिकॉल नहीं हो रहा सर। ओके, इसको रिकॉल बाद में देखिएगा कि कहाँ से आता है, ठीक है। ठीक है सर। पोषण अभियान के बारे में सुना है आपने? सर ये अभी, सर ये इतना पता है कि जो ये मिड डे मील होती थी, उसका सर ये नया नाम ये पीएम पोषण कर दिया गया है, और ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, जो ये स्कूलों में मिड डे मील प्रोवाइड करी जाती थी। तो क्या होती थी मिड डे मील स्कीम, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर इसमें जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते थे, उन्हें सर वो खाना प्रोवाइड करा जाता था, जिससे उनकी कुछ परसेंटेज होती थी सर प्रोटीन की, और जो हमारी न्यूट्रिशियंस हैं उनकी कुछ तो पहले परसेंटेज, किया जाता था, जैसे अब सेवन नहीं किया हंड्रेड जाता? कैलोरी। क्या सर? अब बोलो, किया जाता था, अब नहीं किया जाता? हाँ सर, किया जाता है सर, मैं मिड डे अब भी, मील से, सॉरी सर, किया जाता है सर। अब भी किया जाता है? यस सर। तो स्कूल में बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए मतलब ये किया जाता है, या सिर्फ यस सर। न्यूट्रिशन को ही ध्यान में रखते हुए इसका कोई और रीजन भी है? सर आई थिंक मेन फंक्शन तो इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, जैसे बच्चों में एनीमिया की कमी भी होती है कुछ, सर मेरे हिसाब से कुछ ये भी है कि बच्चों को अट्रैक्ट भी करा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं सर, उनकी जो प्रेजेंट है वो बहुत कम है, तो इससे बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे आने के लिए। अशोक सर कुछ पूछेंगे? मैडम एक बात बताइए, जी सर। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के बारे में क्या समझते हो आप? सर सॉरी सर, नहीं पता सर। ओके। बेरोजगारी भत्ता स्कीम के बारे में आप कुछ जानते हो? सॉरी सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के बारे में कुछ जानते हो? सॉरी सर, सर योजनाओं के बारे में नहीं पता सर, करंट थोड़ा। अभी हाल के बजट में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी, प्रोफेसर दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं एनवायरमेंट के। तो आप ये बता सकते हैं कि हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, या इस योजना के बारे में आपको कुछ जानते हो? सॉरी सर, नहीं पता। ओके। हरियाणा में आपको ये पता है कि फॉरेस्ट कितने परसेंट हिस्से पे है? सॉरी सर। HPPC, इसके बारे में जानते हो? HPPC, नहीं सर, सॉरी सर। ओके। हरियाणा का भारत के GDP में कितना परसेंट योगदान है? सॉरी सर, नहीं पता ओके। अब की बार हरियाणा का बजट कितना रहा है? सर, नहीं पता, सॉरी सर। ओके मैडम, चलिए ठीक है, थैंक यू।
जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में बताइए, फॉर्मूला। सर फॉर्मूला तो याद नहीं है, लेकिन जीडीपी का पता है मुझे। हाँ बताइए। जीडीपी वो होता है सर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती हैं 1 ईयर के अंदर और विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, उनकी वैल्यू को बोला जाता है सर जीडीपी। ओके, एक बात बताइए, एक साल है 2011, उसमें हाँ जी। पेंसिल का उत्पादन हुआ है कुछ, और उसका रेट 5 रुपए पर पेंसिल है, और उत्पादन जो प्रोडक्शन हुआ है वो 20 पेंसिल हुआ है। तो मुझे ये बताइए नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? नॉमिनल जीडीपी आज के टाइम पे बताना सर? आज के टाइम पे 2011 के टाइम पे बता दो। अच्छा 2011 के टाइम पे सर नॉमिनल जीडीपी होगा 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए सर। ओके, और रियल जीडीपी? सर रियल जीडीपी वो होता है कि हम किसी एक बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं सर करंट ओके, प्राइस। 2011 के हिसाब से? 2011 के हिसाब से तो 100 ही होगा सर। ओके, ठीक है। ये बताइए हरियाणा का वर्तमान में जो 2023 का बजट था वो कितना था? अप्रोक्सीमेटली सर 10 या 11 लाख करोड़ के आसपास था। ओके, हरियाणा का भारत के जीडीपी में कितना % योगदान है? जो मैंने पढ़ा था सर वो 12-13% के आसपास है सर। 13%? तो जीडीपी में सर? जी, इंडिया के जीडीपी में। इंडिया की जीडीपी में हाँ जी सर, ऐसा ही कुछ याद आ रहा है मुझे। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सूरजकुंड मेला 2024 में लगने वाला है थोड़े दिनों बाद, उसके हाँ बारे जी में आप सर। थोड़ा सा बताइए। ज्यादा तो नहीं पता सर, बस ये पता है कि वो एक सूरजकुंड मेला लगता है सर जो फरीदाबाद साइड लगता है, जिसमें ओके, पूरे वर्ल्ड से अपने मतलब आर्ट वगैरह की चीजें लगा लोग आते हैं, आर्ट वगैरह की चीजें बेचते हैं सर। आर्ट वगैरह की मतलब किस तरीके की आर्ट? कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया सर, गैलरी वगैरह और अदर सामान सर। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब आया, इसके बारे में कुछ पता हो आपको? नो सर, इससे ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, सॉरी सर। ओके, ठीक है। एमएसएमई के बारे में क्या जानते हैं? हरियाणा में कितने एमएसएमई क्लस्टर हैं, वो जानते हैं? एमएसएमई का सर ये पता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। जी, ये तो नहीं पता सर कि कितने क्लस्टर्स इंडिया हरियाणा में हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी। आप बता सकते हैं कैथल जिले में कौन सा क्लस्टर के लिए फेमस है, कैथल जिला? सॉरी सर, पता नहीं। ओके, थारी पेंशन थारी पास स्कीम के बारे में जानते हैं कुछ? हरियाणा के सीएम ने शुरू की थी। ज्यादा तो नहीं पता सर, जहां तक मैं एक आइडिया गैस कर पा सकता हूँ, गैस तो वो ये है कि सर ये होगी कि डायरेक्ट पेंशन जो है वो उसके अकाउंट में आएगी सर। ओके, ठीक है। हरियाणा अवैध खनन के लिए हरियाणा के कौन कौन से जिले फेमस है, या खनन के लिए कौन कौन से जिले फेमस है हरियाणा के? सॉरी उस सर, एक दो पता जिलों नहीं। के नाम बता सकते हो? नहीं सर, सॉरी सर। ठीक है। मिशन कर्मयोगी हरियाणा की शुरुआत हुई है कुछ दिनों पहले, उसके बारे में आपको कुछ पता है? नो सर। ओके, हरियाणा छठ पूजा महोत्सव? नहीं सर, इसका भी आइडिया नहीं है। ठीक है, हरियाणा में वन बता सकते हैं कितने % हिस्से पे हैं? क्या सर, वन फॉरेस्ट? फॉरेस्ट, जी। हाँ जी सर, फॉरेस्ट का जो मैंने पढ़ा था आइडिया वो होगा सर 5-6% के आसपास। 5-6? हाँ जी सर, ठीक है। 5 या 6। ओके, आप ये बताइए जीएनपी जब बड़ा हो जाए जीडीपी से, तो उस देश की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? जीएनपी सर जब जीडीपी से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सर वो जो जीएनपी है, हो सकता है कि हम अपने डोमेस्टिक में प्रोड्यूस ना कर रहे हो, लेकिन जो बाहर के देशों से हमें रेमिटेंसेज आ रहे हो, जैसे इंडियंस जो है वो बाहर गए हुए हैं, फायदा वो होगा हम। या नुकसान होगा?
ऐसे तो सर नेशनल इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम डोमेस्टिकली नहीं ग्रो करेंगे तो उसका ओवरऑल पूछ रहा हूँ मैं इकोनॉमिक पर्पज से कि जब हम्म, जीएनपी बड़ा हो जाए जीडीपी से तो फायदा होगा या नुकसान होगा बस। सर नुकसान होगा, मतलब वैसे तो फायदा है बट कंट्री वाइज सोचे तो हम नुकसान है। ओके, जीएनपी इक्वल है जीडीपी के, तब उसको हम कौन सी वो बोलेंगे अर्थव्यवस्था? बैलेंस। बैलेंस बोलेंगे। जीडीपी के इक्वल है जीएनपी। ओके हाँ पता नहीं सर। ठीक है। प्रोडक्शन के आपको कारक पता है, उत्पादन के कारक? मतलब सर मतलब तो यही है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके ओके, जो होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सॉरी सर, पढ़े तो थे चीजें बट अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक पता है? नहीं सर। ठीक है। और इकोनॉमिक्स का जनक? सर इकोनॉमिक्स का तो नहीं पता सर। ओके। जो कपास से कपड़ा बनता है वो कौन सा उसमें आता है? प्राथमिक में आता है, सेक्टर में आता है, द्वितीयक में आता है, टर्शरी में आता है? ये आएगा तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ओके ठीक है। विकास सर आप करिए कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, अंकित जी बताइए, एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे हाँ जी सर। वो क्या थे, मतलब उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं ना? हाँ जी सर। एलपीजी की सर फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी इसकी फुल फॉर्म है सर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम्म। ये सर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे 1991 में, जब इंडिया की सर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, जिसके अंडर एल के अंडर तो हो गया सर लिबरलाइजेशन, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत सारे लाइसेंस से आज़ादी दे दी गई कि उनको मतलब अब बहुत सारी, केवल 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। कौन प्राइवेटाइजेशन में कौन सी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री थी जिनको लाइसेंस फ्री नहीं किया गया था? एक तो सर वो हो गई जो हजार्डियस केमिकल वगैरह हो गए सर, एक एल्कोहल वगैरह हो गया सर। अल्कोहल। हाँ जी सर। ओके। और डिफेंस रिलेटेड हो गया सर, और ठीक है। याद नहीं आ रहा ओके, सर। तो इसमें लाइसेंस को लिबरलाइज कर दिया, लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा नहीं, उसे। इसमें लाइसेंस को रखा गया सर, इसमें लाइसेंस लेना जरूरी हाँ है हाँ, सर। मतलब बाकी में लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। हाँ जी सर। पी से बताइए, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया? पीछे सर प्राइवेटाइजेशन था, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने जो पब्लिक कंपनियां थी, जो गवर्नमेंट के अंडर कंपनियां थी, उनको सर बेच के प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिया, उनकी मैनेजमेंट भी और ओनरशिप भी सर। अच्छा। और ग्लोबलाइजेशन में सर हमने अपनी इकोनॉमी को सर दूसरे देशों के लिए खोल दिया, यानी दूसरे देशों से अब हम, दूसरे देश जो है वो हमारे देश में अब आसानी से सामान बेच सकते हैं सर। सामान बेच सकते थे बस, हाँ जी सर। पहले नहीं बेचते थे? पहले मतलब वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब उसको भी आजाद कर दिया कि क्या कि अब आप फ्रीली सामान बेच सकते हो, ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट पहले कैसे इंटरफेयर करती थी, किस तरीके से, कोई पता आपको? सर वो टैरिफ वगैरह, कोटा वगैरह लगा के सर। टैरिफ वगैरह क्या जैसे होता है, टैरिफ क्या होता जैसे सर टैरिफ ये है कि अगर दूसरे देश से कोई सामान आएगा तो है? गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्सेस लगा देगी। अच्छा। और कोटा में ये था कि गवर्नमेंट उस पे सर डिसाइड कर देती है कि इतनी लिमिटेड क्वांटिटी, सपोज 100-200 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, इतनी क्वांटिटी अलाउड है, इससे ज्यादा आप नहीं मंगवा सकते हो, आप बस अच्छा, इतनी ही आपने बताया कि उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, ऐसा क्या हो गया था कि मतलब आप जो बोल रहे हो खराब हो गई थी? तो उसमें सर हमारे फॉरेन रिजर्व जो होते हैं, जो हर कंट्री के पास होते हैं दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए, हर कंट्री हम्म। अपने पास फॉरेन रिजर्व रखती है। हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गए थे सर उस टाइम पे। अच्छा, फॉरेन रिजर्व कम होने से क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है सर, जैसे अभी हम मान लो चाइना से, जैसे चाइना से हम सामान मंगवा रहे हैं, तो या फॉरेन कंट्री किसी और कंट्री से भी अगर हम मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसकी पेमेंट डॉलर्स वगैरह में देनी पड़ती है सर। तो हर कंट्री अच्छा। क्या होता है अपने पास, तो वो डॉलर के रिजर्व रखती है, जैसे इंडिया भी अपने पास डॉलर के रिजर्व रखता है। तो उस टाइम पे वो अच्छा। डॉलर के रिजर्व बहुत कम हो गए थे। हम्म।
तो क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया उस देश की करेंसी के साथ ही वो कर ले? जैसे उसी करेंसी में वो कर ले सर बिजनेस। हाँ, जैसे कि लेकिन वो डॉलर तो बहुत कॉस्टली हो गया। हाँ जी चाइना की करेंसी क्या है? सर, रेनमिनबी। तो रेनेबी रुपी में नहीं हो सकता ट्रांजेक्शन? मतलब ऐसा नहीं कर सकते क्या? करने को कर सकते हैं, लेकिन सर दोनों गवर्नमेंट्स को एग्री करना पड़ेगा। फिर वो जो है, जैसे अगर हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं और हम उनको रेनमिनबी, हम रुपए में पेमेंट कर रहे हैं और वो हाँ। हमें रेनमिनबी में पेमेंट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली रेनमिनबी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम उससे केवल और केवल फिर चाइना से ही सामान खरीद सकते हैं। अगर ओके। हमें इसको अमेरिका से सामान खरीदना है तो फिर हमें डॉलर चाहिएगा, तो हम उनको रेनमिनबी नहीं दे सकते, वो डॉलर मांगेंगे। तो इसीलिए वर्ल्ड में जो मोस्टली करेंसी चलती है वो वर्ल्ड वाइड तो जो क्या मोस्ट। अभी रिसेंटली इंडिया ने किसी कंट्री के साथ ऐसा समझौता किया है कि वो उसकी करेंसी के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब सामान अभी मंगवाने में? हाँ जी सर, जैसे अभी रिसेंटली पास 1-2 साल पहले जो हुआ है वर्ल्ड पे, कि रशिया और यूक्रेन के सर लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे ओके, देश ने, ठीक है। मोस्टली अच्छा, कंट्रीज ये ने बताइए, रशिया प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? को। प्राइवेटाइजेशन में तो सर ये है कि सरकार जो है वो हो सकता है वो उसको एज ए वो दे दे कि प्राइवेट लोगों को दे दे कि आप इसको चलाइए, लेकिन ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सरकार अपनी ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देती है। पक्का? हाँ जी सर। चेक कीजिएगा एक बार बाद में, ठीक है? ओके सर। हम्म। तो ठीक है, ये पढ़ लिया, एलपीजी पढ़ लिया। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सर CSR जैसा आपने भी फुल फॉर्म बताई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट का, अपनी अर्निंग का कुछ परसेंटेज जो है वो उसमें सोसाइटी के वेलबींग के लिए खर्च करती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर होता है कि कंपनियां जो है वो चाहेंगी कि जब हम सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी के लिए ही कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए, ताकि क्योंकि हम सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हैं तो इससे वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम सोसाइटी से जैसे रिसोर्स ले रहे हैं तो हम बदले में उनके लिए ये अच्छा काम भी कर रहे हैं, जैसे उनको अच्छी क्वालिटी के सामान दे देना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एजुकेशन के लिए कुछ काम कर दिया, नेचर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर दिया। हम्म। ठीक है। सिडबी, सिडबी के बारे में सुना है आपने? सीडीबी की सर फुल फॉर्म है जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करके है कुछ उसकी फुल फॉर्म। ये हम्म। 1990 के आसपास स्टार्ट हुआ था। इसका हम्म। काम था तो MSME, जैसे अभी सर ने भी पूछा था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने का कुछ काम है सर। हम्म। अभी तो इतनी नॉलेज है सर। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम में क्या डिफरेंस है? मतलब कैसे हम पता चलेगा कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है? वो सर उनकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होता है सर। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे? हाँ जी सर। कितना इन्वेस्टमेंट होता है माइक्रो में? एग्जैक्ट शायद 1 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ होगा सर। 1 करोड़? हाँ जी सर। स्मॉल में? 5 करोड़। और मीडियम में? 2 करोड़ सर। ओ 10 करोड़। 10 करोड़। टर्नओवर के साथ भी कुछ होता है इसका? अ, वो है सर 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ होगा सर। एक बार देखिएगा, ये आपको थोड़ा डेटा जो है कंफर्म कीजिएगा, ठीक है? डाउट इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक ठीक है है? सर, थैंक सर, आई विल। क्या आपको पता है इंडिया में किस सेक्टर की, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम में किसकी संख्या ज्यादा है? मतलब परसेंटेज वाइज कौन सी कंपनियां ज्यादा हैं? आई थिंक स्मॉल इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी सर। स्मॉल और माइक्रो। ओके, तो वो मीडियम में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कुछ ऐसा रीजन है कि वो मीडियम आने में उनको प्रॉब्लम हो रही है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, जो माइक्रो स्मॉल है उनमें इन्वेस्टमेंट भी जैसा कम चाहिए, तो और वो इजीली सेटअप भी हो जाती है। मीडियम में जाने के लिए उनको टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचने में उन्हें भी टाइम लगेगा सर। उसके लिए उन्हें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी क्या यही पड़ेगी। एक रीजन है या कोई और रीजन भी हो सकता है? अभी तो कोई और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर।
ओके, क्योंकि हो सकता है कंपनियां जानबूझकर स्मॉल या माइक्रो रहना चाहती हैं, क्योंकि क्या रीजन हो सकता है, जैसे ही कंपनी बड़ी होती है उसके ऊपर रूल रेगुलेशन ज्यादा लगने शुरू हो जाते हैं, लेबर हम लॉज बढ़ जाते हैं कि आप 10 से ज्यादा एम्प्लॉय रखोगे तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको इस क्राइटेरिया में रहोगे तो आपको टैक्स में छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको छूट मिलती है। तो मतलब ये इस चीज का फायदा उठाने के लिए ये अपने आप को मीडियम नहीं बनाना चाहते हैं, कि ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? तो सर मैनेजमेंट जो है उससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है और कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे विद एन इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से सर। ओके, तो तो आपके रिसोर्सेज अकॉर्डिंग कैसे कैसे किया जा सकता है ये काम? जैसे हमें भी वो है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं सर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जो भी हम्म। काम हमें करना है हम उसकी पहले प्लानिंग कर लेंगे, फिर उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर हमें किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, एम्प्लॉय को हायर करके फिर उस पे काम करके उनको फिर लास्ट में गोल्स को वो करेंगे कंट्रोलिंग में, यानी उनके गोल्स को हम चेक करेंगे कि हमने गोल्स अचीव करे हैं या नहीं करे हैं। अगर गोल्स अचीव नहीं हुए हैं तो फिर से हम स्टार्टिंग स्टेज से दोबारा शुरू करेंगे। ओके, तो क्या इस मैनेजमेंट के बारे में आपने जो पढ़ा है उसका आप यूज अपने स्कूल में कर सकते हो बाद में? मान लो आप पीजीटी लगे हो, बाद में प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन रहे हो, तो हाँ आप जी कैसे सर। अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो सर जैसे ये है कि मैनेजमेंट का फंक्शन भी है कि वो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कि ये हर जगह काम आता है। ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आएगा। हम जैसे डे टू डे लाइफ में भी अपने काम कर रहे हैं उनको भी मैनेज करते हैं। एज ए प्रिंसिपल सर उन लोगों को, सभी स्टाफ को मैनेज करना, उनके टाइम टेबल के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, उन पे ज्यादा वर्कलोड ना हो वो भी मैनेज करना, उनके कोई इश्यूज हैं वो सब भी मैनेजमेंट के अंडर ही आएगा। स्कूल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। और इन द एंड इसके साथ साथ इस सेशन के एंड में सभी टीचर्स अपना बेस्ट करके और बच्चे से भी बेस्ट करवा के हम बेस्ट रिजल्ट ले पाए, वो भी मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा सर। ठीक है, चलिए, ठीक है अंकित जी। थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग आपने, सर। गुड इवनिंग। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से एजुकेशन किया आपने? सर मैंने सीबीएसई से +2 की है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीकॉम एमकॉम किया है, बीएड भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। ओके, तो आपने बीएड कब किया था? सर 2014 में। ओके, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो इतने टाइम तक? सर उसके बाद जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें भी सर इंटरव्यू तक जाकर वापस आ गए थे ओके। सर। उसके बाद सर वहाँ पे एक्सपीरियंस का मुझे लगा था कि लास्ट टाइम एक्सपीरियंस के मार्क्स की वजह से शायद मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि सर ओके, मेरे पास उस टाइम में फ्रेशर थी। तो सर उसके बाद थोड़ा प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया था। तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो अभी? नहीं सर, अब ये लास्ट टाइम 1 साल से छोड़ दिया था सर, ये तैयारी की वजह से। अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो आप थोड़ा और तेज बोल सकते हैं, बिकॉज कैंडिडेट्स को सुन नहीं रहा है। जी सर। ठीक है, आप थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ जी तो सर। आपने थोड़े टाइम के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, राइट? जी जी सर। क्या पढ़ाते थे आप? सर कॉमर्स। 11th 12th क्लास में? हाँ, जी सर। ओके। एनसीईआरटी? जी सर। एनसीईआरटी पढ़ाते थे? जी सर, एनसीईआरटी भी और अपना सर डीके गोयल। डीके गोयल भी, ओके। जी एनसीईआरटी और ये डीके गोयल में क्या डिफरेंस है ऐसा? सर, डीके गोयल में ये है कि आप एक तरह का क्वेश्चन बच्चे को बिल्कुल सर स्टेप बाय स्टेप चलता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है सर। एनसीईआरटी में हमारा बस टू द पॉइंट होता है सर, इतना ज्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं हो पाता बच्चों का क्योंकि सर। प्रैक्टिस यहाँ के लिए पे हमें क्वेश्चंस कम एक, रहते हैं। जी सर, यहाँ पे अब प्रैक्टिकल है तो सर हमें एक स्टार्टिंग से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के साथ सर स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, और सर यहाँ पे 100 to 120 क्वेश्चन हो जाते हैं सर एक चैप्टर में, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की।
तो क्या बच्चों को इतना एकदम से इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना ठीक रहेगा? अच्छे सही अप्रोच है? सर हाँ अप्रोच सर अकाउंट्स में सर रूटीन में तो जब हम चलते हैं सर +2 के लिए तो ठीक रहता है सर, कॉन्फिडेंस आता है बच्चों को सर हाथ से प्रैक्टिस करके अपने आप। सर ओके अगर वो ओके। लिमिटेड क्वेश्चन सर प्रैक्टिस करेंगे, अगर 30 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस करेंगे तो सर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो जाता है सर बोर्ड क्लासेस के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं? सर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था सर, अब दोबारा रिवाइज हो गया था 2019 में। सर ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है कि सर इनको कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए हैं सर, जैसे कि राइट टू बी हर्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड। सर कि जो हमारा जो कंज्यूमर है कि जो वो सर स्पेंड कर रहा है उसको उसके लिए अपना गारंटी मिले कि उसको चीट नहीं किया जाएगा सर। इससे सर वो कहीं हुई अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सर कंप्लेंट कर सकता है इन इस एक्ट के कहाँ अंडर। कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं हम? सर ये 3 टायर सिस्टम है सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल और फिर सर नेशनल लेवल पे हमारी बनाई गई है सर अच्छा, मान लो एजेंसी। मैंने एक फोन खरीदा और वो काम नहीं कर रहा ठीक से, तो क्या करना चाहिए मुझे? सर आपके पास सर प्रूफ होना चाहिए सर। आप भी सर एक कंज्यूमर का भी सर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सर, कि उसको पहले अपना पता होना चाहिए कि उसमें उसके फीचर्स के बारे में सर हमें भी पहले नॉलेज होनी चाहिए सर, कोई भी चीज प्रोडक्ट बाय करने से पहले। अगर आपने जो सोच के जो फीचर देख के वो प्रोडक्ट बाय किया है वो उसमें उनमें कहीं वो लैग बिहाइंड करता है सर, आपके पास प्रूफ एविडेंस होना चाहिए सर, तो हम नहीं, मान लो जाके। सामने वाला बिल नहीं दे रहा, बोल रहा है कि 100 रुपए कम दे लूंगा, बिल मत लो, नहीं सर फिर आप नहीं कर पाएंगे सर। तो उस केस में मेरे पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है? नो सर, फिर अब रेमेडी सर एविडेंस तो होना चाहिए। और सर ओके। एविडेंस का भी ये है कि सर हम आपके साथ आज कोई फ्रॉड हुआ है तो सर उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। ये नहीं है कि सर आप 5 साल पुराना है कोई एविडेंस लेके फिर अब सर केस फाइल करेंगे सर, ये 2 साल का टाइम होता है इसका। तो मान लो सामने वाला बिल ही नहीं दे रहा, तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे एविडेंस क्रिएट करेंगे हम? सर फिर तो नहीं कर पाएंगे सर। तो उस केस में क्या करना चाहिए कंज्यूमर को? सर यहाँ पे तो कंज्यूमर ही एट फॉल्ट है ना सर, उससे एज अ एक्टिव कंज्यूमर तो सर उसे तो ऑन मतलब द स्पॉट। आप ये बोल सकते हो ना कि कंज्यूमर को ऐसी जगह से सामान लेना चाहिए जहाँ पे उसको पक्का जी बिल सर, मिल सके। जी सर उसको प्रॉपर बिल अपना मिले और वो उसे संभाल के रखे सर। जी। बट आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। मान लो आपने मोबाइल मंगवाया और पत्थर निकला, उस केस में आप क्या करेंगे? जी सर, ये इसीलिए सर ये रिवाइज किया गया है सर, ये 2019 इसीलिए लाया गया है सर, क्योंकि हमारा जो 1986 का था सर उसमें उस टाइम पे ये ऑनलाइन का इतना सर ई कॉमर्स नहीं था, तो सर इसीलिए अब इसमें नए कुछ रूल्स डाले गए हैं सर, ये ऑनलाइन जो शॉपिंग होने लगी है इसके रिगार्डिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया ई है। और सर कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? ई कॉमर्स सर इलेक्ट्रॉनिक, ये सर जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं यहाँ से जो हम परचेज कर रहे हैं सर, इसके लिए हमें सर कोई हमें फिजिकल मार्केट की जरूरत नहीं है सर, हम ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही हम प्रोडक्ट्स बाय करते हैं सर। अच्छा, तो ई कॉमर्स के आ जाने से क्या फायदा हुआ है या कोई नुकसान भी हुआ है? सर हर कॉइन की दो साइड होते हैं सर, कुछ नुकसान भी होते हैं हर हर चीज में, तो क्या लेकिन नुकसान हुए सर हैं आप इससे बताएंगे? फायदे ज्यादा हुए हैं। क्या नुकसान हुए हैं आप बताएंगे? नुकसान तो सर जैसे अभी आपने ही बताया कि सर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इससे सर कुछ कुछ सर कंज्यूमर कुछ सोसाइटी में भी ऐसे हैं सर पर्सन जो सर ये फ्रॉड करते हैं, उनके पास प्रोडक्ट आ जाते हैं लेकिन सर वो डाल देते हैं कंप्लेंट्स कि हमारे पास नहीं ठीक है, निकला दूसरा या नुकसान बताइए।
सर दूसरा सर हमारी कई बार हम सर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं सर, तो हमारी इंफॉर्मेशन भी लीक होती है सर, अपना फाइनेंशियल लॉस होने का भी चांसेस ठीक है, होते हैं सर। और कोई सर और सर क्वालिटी में कई बार हमें दिखाया कुछ जाता है सर, देखो स्क्रीन पे हम सब कुछ फोटो में अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल में फिजिकली हमारे पास जो वो प्रोडक्ट आता है तो सर हम कई बार वो कुछ और ही, उसकी क्वालिटी कुछ और ही निकलती है। ठीक है, और कुछ हम कुछ बड़ा फिजिकली नुकसान? नहीं कर, बड़ा नुकसान तो सर यही है सर, फायदे तो भी क्या हैं जो सर। जो लोकल छोटी छोटी दुकानें हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी सर इससे? उनको यस सर, सर उनको कंपटीशन भी मिला भी है सर, लेकिन उनका उनका भी सर स्कोप बढ़ गया है सर कि अब अभी आपका जो लोकल वेंडर है सर वो अपने ही लोकेलिटी में अपना सेल कर पा रहा था सर, लेकिन ऑनलाइन अगर वो अपने वो भी आ जाए ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आ गई सर, वो भी मतलब ऑल इंडिया भी सर अपना सेल कर रहे हैं सर, उनकी सेल बड़ी भी है। नहीं, ऑल इंडिया वो सेल कर पा रहे हैं जिनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है। मान लो कोई ग्रोसरी वाला ही है, छोटा सा दुकान में नहीं परचून की सर, दुकान हाँ जी वाला है, वो कहाँ ऑल उनको इंडिया उनको सेल सर, कर पाएगी? जी सर उनको उनको सर मिला है इससे सर, उनको एक स्टेप बैक मिला है सर, क्योंकि सर अब आजकल तो ग्रोसरी भी सर ऑनलाइन मंगाने लगे हैं लोग, तो सर सब क्योंकि ये फैसिलिटी है सर आपके। स्क्रीन पे देखिए ONDC, इसके बारे में आपने कुछ सुना है? ओएनडीसी सर, सॉरी सर। सभी नहीं कैंडिडेट्स एक बार इसके बारे में जरूर देखिएगा, ठीक है? ONDC क्या चीज है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद सर्च कीजिएगा और ये देखिएगा कि इसका अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। ठीक है, ये करंट का टॉपिक है एक। जी सर। ओके, ट्रेड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? स्क्रीन पे देखिए। जी सर। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, ये WTO से रिलेटेड है सर। लास्ट क्लास में भी मैंने पूछा था, उस टाइम पे भी किसी ने WTO बताया था कि आप जो फिर फायदा नहीं होता ऐसे सेशन कंडक्ट करने का जब तक आप क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते हो, जो कुछ पूछा जा रहा है उसको खुद से नहीं पढ़ते हो। तो अगर ये चाहते हो मैं सब कुछ यहीं बताता रहूं तो फिर मैं ये सेशन छोड़ के आप लोगों को बताने लग जाता हूँ, और उसमें ना 10 महीने निकल जाएंगे लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इस सेशन का क्या फायदा है कि यहाँ पर हम कुछ बता रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में अगर किसी से भी पूछा जाता है तो एटलीस्ट जी उस सर। क्वेश्चन का जवाब तो अच्छे से दे पाए कोई। पिछले 3 सेशन से अशोक सर एक सवाल पूछते आ रहे हैं, हरियाणा की जीडीपी का नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट है? अभी तक कोई कैंडिडेट उसका जवाब नहीं दे पाया है, क्योंकि आप लोग खुद से एफर्ट नहीं करते हो। आपको पका पकाया मिल जाए तो भाई देखो हम इतना भी पका के नहीं देंगे, ठीक है? डिश का नाम बता देंगे कि ये डिश आपसे बनवाई जा सकती है, उसको पकाना खुद सीखना पड़ेगा। देखो आई थिंक ये दूसरी तीसरी बार पूछ रहा हूं मैं, और फिर भी आप लोग बोल रहे हो WTO से रिलेटेड है। वो ट्रिप्स होता है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ट्रिम्स होता है सर। जी सर। ठीक है? जो WTO का आप बात कर रहे हो वो, हाँ जी, हाँ जी ये सर। ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है। नहीं सर, इसके बारे में नहीं पढ़ा सर। किसी ने आज ही के उसमें सेशन में जिक्र किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी सर। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है वो क्या होता है बताइए आप? सर बिल ऑफ एक्सचेंज सर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर। हम्म। जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सर हम एक बिल लिखते हैं जो हम सामने वाले से उसकी एक्सेप्टेंस मांगते हैं सर। ये मैक्सिमम हम सर 3 मंथ्स के लिए उससे एक्सेप्टेंस लेते हैं, और सर हम इसको फर्दर आगे सर डिस्काउंट भी करा सकते हैं बैंक से, और सर इसको हम आगे अपनी किसी पेमेंट के लिए सर नेगोशिएट भी कर सकते हैं फर्दर किसी अपने क्रेडिटर को। तो इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है कि मेरे पास ये बिल है, क्या मेरे को इतना या इस पे डिस्काउंट करके कोई पैसा दे सकता है क्या? ठीक है, जी सर, इसके बारे में पढ़ेंगे जरूर। उस प्लेटफॉर्म को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बोला जाता है। क्योंकि देखो आप एक एक बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके हर एक बैंक में तो नहीं घूमते फिरेंगे। जी सर।
और ठीक है ना, बैंक वाला को पता होगा आपके पास कोई बिल है, तो आप क्या करेंगे, ये ट्रेड जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसको ये बंदा जो है वेरीफाई करेगा कि हाँ ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये आदमी वहां पे अपलोड करेगा, और वहां पे मान लो इसने 100 रुपए का किया है, तो वहां पे फिर बोली ऑक्शन टाइप का कुछ हो सकता है कि कोई बैंक बोलेगा मैं 95 दे सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं 92 दूंगा, कोई बोलेगा 97 दूंगा, तो जो ज्यादा जी लगेगा वो इसको तो पैसा मिल जाएगा। और फिर ये जी प्लस उस पे जो भी इंटरेस्ट जो होगा, वो मतलब ये जो 100 रुपए टोटल, 100 रुपए टोटल ए जो है वो उस एंटिटी को देगा जो इसको इतने पैसे दे रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया गवर्नमेंट ने, ताकि ये जो बीच में जो एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या कोई भी जो कंपनी है या कोई भी बैंक है जो अगर इसको फाइनेंस कर सकता है, तो वो उनको भी इजीली एक आदमी मिल गया है जिसको पैसे की जरूरत है, और ये पैसा प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक लिंक बन गया इन तीनों के बीच में, और इसी लिंक को पक्का करने के लिए ट्रेड्स आया, जहां पे सारा रिकॉर्ड होगा, ये आदमी वेरीफाई करेगा कि हाँ ये मेरा बिल है। नहीं तो ये आदमी लेके पहुंच गया इसके पास कि ये लोग एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और 100 रुपए का है, आप मेरे को 95 दे दो, तो पहले बैंक को वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि इस आदमी ने दिया है कि नहीं दिया है, हाँ जी सर। जी ठीक सर, है। क्योंकि बैंक को भी तो तो कलेक्ट करना है। यस, तो ये जो ट्रेड्स है ये इस तरीके का है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। जी अशोक सर, आई मैडम, थिंक। जी। मैडम हाँ एक जी बात सर। बताइए, जी दिव्यांग सर। दिव्यांगजन पेंशन योजना है, उसके बारे में आप हाँ कुछ जानते हैं? जी सर, सुना है। बताइए। सर जो ये हमारे हरियाणा में सर जो दिव्यांग पर्सन है सर, उनके लिए गवर्नमेंट ने चलाई है पेंशन स्कीम। कब चलाई है? सर ये तो नहीं, सर कितने काफी पैसे पहले से मिलते हैं? चल रही है सर। कितने मेरे पैसे पर्सनली मिलते हैं? भी सर उनको ये सर जो वर्तमान में वृद्ध वृद्ध पेंशन है सर, उसकी उतना ही उनको मिलता है सर। कितने? सर वही करंटली जो सर 2500 आई थिंक। ओके। विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को जो पेंशन मिलती है, जी सर। उसके बारे में बताइए, कितनी अमाउंट मिलती है फिलहाल? सर अभी जनवरी से शायद सर इंक्रीमेंट होके 2750 हो गई है। ओके। जी डॉक्टर सर। अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताओ। सर ये गरीब कन्याओं के लिए सर गरीब योजना कन्याओं के चलाई लिए? गई। सर सभी गरीब बच्चों के लिए चलाई गई है सर। BR अम्बेडकर स्कीम्स सर जो होती हैं मोस्टली सर वो सर बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए ही होती हैं, तो सर ये गरीब लोगों के लिए या और बीपीएल के लिए बस? सर पता नहीं है इसके बारे में। ओके। अटल किसान मजदूर कैंटीन के बारे में जानते हो? जी सर, सुना है। बताइए। सर ये हमारे किसान भाइयों के लिए सर ये मंडियों में जैसे सर वो रात रात भर या इतना सर इस गवर्नमेंट में तो 2-2 दिन तक सर लगे रहते हैं लाइन में अपनी इस फसल लेके गवर्नमेंट सर। में? ओके। और पहले जी वाली गवर्नमेंट में किस तरीके की व्यवस्था रहती थी? नहीं सर, अभी मैंने सर अपने आप देखा है सर कि सर 2-2 दिन और तक लाइन में लगे रहते हैं सर इस टाइम और पे। पहले किस तरीके से मंडियों में बिक्री होती थी? सर वो तो ऑन द स्पॉट हो जाती थी। ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इस सरकार सर की ये जो नीतियां हैं वो सारी मैं गलत हैं? किसान परिवार सर गवर्नमेंट को सर अभी ये देखा है थोड़ा सर, किसान परिवार से हैं तो सर ये ओके। पर्सनल अपना एक्सपीरियंस देखा है आप सर। आपका बोलने का मुख्य आशय ये है कि इस सरकार की जो नीतियां और योजनाएं हैं वो सारी जो नहीं सर गलत हैं, सारी और नहीं सर, सारी गलत नहीं बोला सर। ये जो ये चलाई गई है सर, ये इसीलिए चलाई, ये भी तो गवर्नमेंट ने ही चलाई है सर कि ओके। जो किसान हैं उनके लिए वहां पे सर भरपेट खाना 10 रुपए में सर अवेलेबल ओके। होता है। 10 रुपए में? हाँ जी, शायद सर 10 है या कहाँ सर से शुरू की बिल्कुल गई है? मिनिमम। जी सर, कहाँ से शुरू की है? ये नहीं पता सर।
ओके, आपने किसान परिवार से आप बिलोंग करते हो, आपने बताया अभी, तो जी गन्ने सर। पे एमएसपी फिलहाल कितना मिलता है हरियाणा में? वो नहीं पता सर। तो एमएसपी के बारे में आप विस्तार से बताइए थोड़ा, किसान हाँ परिवार जी से सर। संबंध रखते हैं आप। सर ये गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सेल प्राइस निकालती है सर, हर फसल का। जैसे ओके मतलब सर हर साल वो हर सीजन मतलब 6 मंथ्स में, जैसे हमारा गेहूं का सीजन होता है या सर आगे होता है धान का, तो सर गवर्नमेंट जो मिनिमम सर प्राइस निकालती है कि ओके इतना तो हम लेंगे, देंगे ही देंगे आपको। ओके, माननीय तो प्रधानमंत्री जी ने सोइल जी हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। सॉरी सर। सॉइल हेल्थ कार्ड। नहीं सर, इसके बारे में नहीं ओके, पढ़ेंगे सर। किसान मसीहा सर छोटू राम के बारे में विस्तार से बताइए। सर वो रोहतक से बिलोंग करते थे शायद। और और विस्तार से बताइए। जी सर, उन्होंने सर ये एमएसपी के लिए भी शायद उन्होंने ही आवाज उठाई थी सर। ये किसानों के हित में उन्होंने बहुत सारे सर। ओके, आप ये बताइए कॉटन रिसर्च सेंटर हरियाणा में कहाँ है? सर सर श्योर नहीं हूँ सर। ओके, तो आप ये बताइए कि जो कपास का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक किस किस जिले में होता है हरियाणा के? सर ये महेंद्रगढ़ और उधर घटते हिसार क्रम में से। बताइए, बढ़ते से घटते क्रम में बताइए। सर इतना एग्जैक्ट तो नहीं पता। हरियाणा के किस जिले में धान का उत्पादन ना के बराबर होता है? ना के बराबर सर। जी, ओके, सर ये भी ये बताइए वही होंगे। हरियाणा में धान का उत्पादन करने वाले सबसे प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? सर प्रमुख तो सर घटते क्रम में बताइए। सर यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत है सर। सर ओके, जो आप ये कौन यमुना कौन के से साथ पेस्टि साथ है सर। ओके, आप ये बताइए आप खेत में अपने खेत में कौन कौन से पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं? क्या उसका उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं? बताइए। सर सभी केमिकली पेस्टिसाइड्स हैं सर, मेरे को नाम तो नहीं पता। आपने अपने लेकिन खेत सर में कौन कौन से प्रयोग होते देखे हैं? सर सभी आपने थोड़ी देर केमिकली पहले तो है। बताया कि आप किसान जी परिवार सर। से हैं, तो जी सर किसान। लेकिन जी बताइए। सर सुनते हैं सर, घर में जाके तो नहीं देखा वहां पे। ओके इससे ये पता है कि बहुत ज्यादा सर केमिकल ही यूज होता है सर। उसका उसका सर आप ओके, कह रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक हानिकारक केमिकल को बैन कर दिया गया था जो गिद्धों के लिए बहुत हानिकारक था, तो आप जानते हैं उस केमिकल का नाम क्या था? खेतों में बहुत प्रयोग किया गया था, या दवाई किसी के बारे में आपको पता हो जो पशु पक्षियों के लिए हानिकारक हो? SCERT का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ है? सर CERT बताइए। पंचकुला में ही होगा। पंचकुला में? आर यू श्योर? सर नॉट श्योर सर। सर क्योंकि सर मेनली सभी जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है सर, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड, तो सर वो पंचकुला में ही है। पंचकुला में एजुकेशन से रिलेटेड और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? नहीं सर मतलब हरियाणा जितने एजुकेशन भी बोर्ड का मुख्यालय भी पंचकुला में है? दीवान। नहीं सर, तो आपने बताया कि सारे दीवानी मुख्यालय में है सर पंचकुला में वो। है। नहीं सर, वैसे और काफी सारे। बताइए और कौन कौन से मुख्यालय है एजुकेशन के पंचकुला में? नहीं सर, एजुकेशन के नहीं सर, वैसे हरियाणा में जो है सर वो। ओके,
आप ये बताइए कि हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर श्री कंवरपाल गुर्जर सर। ये वर्तमान में कहाँ से विधायक हैं? सर ये यमुनानगर से हैं सर। यमुनानगर में कौन सी सर यमुनानगर से? सर बिलासपुर से हैं शायद सर। शायद